हेलो गाइस, आज के समय इंटरनेशनल ट्रेड के अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है वो सब मेंटेन करते हैं अपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को। और सारे ही कंट्री मेंटेन करते हैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि आईएमएफ द्वारा दिया गया है। पर क्या आपको पता है कि हम जितने भी कैलकुलेशन कर ले एट द एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी सरप्लस या डेफिशिएट नहीं हो सकता। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही जीरो होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही बैलेंस होता है। अब इसका क्या रीजन है इस वीडियो में हम समझेंगे उसे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स पता है। अगर नहीं पता तो आई बटन पे मैंने वीडियो बनाया है एक, जहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट और क्या बेसिक फीचर्स है उनके, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा पहले। तो यार, जैसे कि आप सबको ही पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में दो अकाउंट्स होते हैं। पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो यार, इन दोनों अकाउंट्स में से जो कैपिटल अकाउंट है वो काफी स्टेबल है। मतलब ये है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा जीरो ही होता है। अब इसका दो रीजन है। सबसे पहला तो कैपिटल अकाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट्स के अंदर में हम डील करते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स का। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने मैटर्स होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल उठा लिया, ठीक है। और फिर आरबीआई कैपिटल अकाउंट को स्टेबल रखने के लिए मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व्स। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, बट यही दो रीजंस की वजह से कैपिटल अकाउंट काफी स्टेबल है। मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर में हमेशा जीरो ही होता है, कभी सरप्लस या डेफिशिएट नहीं होता है। तो यार, अगर हम बात करें करंट अकाउंट का, तो यार बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में अगर आपको सबसे इनस्टेबल वाला अकाउंट है तो वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर में हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है या तो सरप्लस या डेफिशिएट का। ऐसा कोई भी कंट्री आपको नहीं मिलेगा वर्ल्ड में जिनके पास करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस रहता है। काफी रेयर ही होता है कि करंट अकाउंट बैलेंस में रह जाए। अब इसका क्या रीजन है उसे समझ लेते हैं हम। करंट अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। मतलब जितने भी आइटम्स होता है ना करंट अकाउंट के अंदर में, वो क्या होता है, ऐसा सामान होता है जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम अगर ऑयल को ले ले, अब ऑयल का इंपोर्ट हमें रेगुलरली करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑयल मंगा लिया और हमें 10 साल तक ऑयल का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के शॉर्ट टर्म इन नेचर होने की वजह से करंट अकाउंट के अंदर में सरप्लस या डेफिशिएट का प्रॉब्लम हमेशा ही रहा है। तो जब भी सरप्लस होता है ना करंट अकाउंट के अंदर में, उस समय में क्या सिचुएशन होता है, किसी भी कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, और वहीं पे अगर डेफिशिएट हो करंट अकाउंट के अंदर में, उसका मतलब है कि कंट्री का जो है इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। अब यार, मैं समझता हूँ कि अभी आप सबके अंदर में ये चीज़ तो क्लियर है कि करंट अकाउंट का नेचर क्या होता है और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो यार, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस। अब देखो, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट जो है क्या है, हमेशा बैलेंस रहता है। उसका कुछ रीजंस था वो हमने देख लिया। बट क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से करंट अकाउंट के अंदर में हमेशा ही सरप्लस या डेफिशिएट का प्रॉब्लम रहा है। बट इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं कैपिटल अकाउंट के द्वारा। ऑब्वियस सा बात है, एक भाई अगर मेरा कमज़ोर है, एक भाई अगर तगड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो तगड़ा भाई है उससे हेल्प लूँगा कमज़ोर भाई के लिए, ठीक है। तो यही पे सिमिलर सिचुएशन होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी। जब भी करंट अकाउंट के अंदर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट के द्वारा। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज करंट अकाउंट पे 32,397 रुपीज़ है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर में 47,905 रुपीज़ है। अब यार, यहाँ क्लियरली शो कर रहा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में 15,508 रुपीज़ ज़्यादा है करंट अकाउंट से। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए ना, ये जो अमाउंट है उसे हम दे देंगे करंट अकाउंट को, जिससे कि दोनों में एक बैलेंस क्रिएट होगा। तो यार, ये तो था डेफिशिएट का। बट अगर क्या हो कि अगर करंट या कैपिटल अकाउंट के अंदर में कोई सरप्लस अमाउंट हो, तो उसका क्या करते हैं हम। तो ये मैंने आपको बताया था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, तो हम समझ लेते हैं पहले फॉरेक्स रिजर्व क्या है, तो उसके बाद हम समझ जाएंगे उसका क्या यूज होता है, जो सरप्लस अमाउंट होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर का। तो यार, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बेसिकली जो आरबीआई फॉरेन करेंसी को अपने पास रखते हैं ना, तो उसी को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अब देखिए, ये कैसे लिया जाता है, मैंने बताया आपको, जो सरप्लस अमाउंट होगा कैपिटल अकाउंट से हो या करंट अकाउंट से हो, तो उसी पैसा से फॉरेन करेंसी को खरीद लेते हैं और अपने पास रखते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है फॉरेक्स रिजर्व। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है। अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर इन शॉर्ट बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो मेनली हेल्प करता है करंट अकाउंट को बैलेंस रखने में और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बैलेंस रखने में, और ये मदद लेता है इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व का। क्या होता है
कैपिटल अकाउंट जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, जिनके पास हमेशा ही सरप्लस अमाउंट रहता है, उस सरप्लस अमाउंट से वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी को अपने पास रखता है, जिन्हें हमने नाम दिया है फॉरेक्स रिजर्व। तो उस फॉरेक्स रिजर्व के हेल्प से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा ही बैलेंस में रखते हैं। बट अगर क्या हो, आपके फॉरेक्स रिजर्व या कैपिटल अकाउंट के अंदर में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रख पाए, तो इस समय में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने लगता है। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके कैपिटल अकाउंट या फॉरेक्स रिजर्व के पास उतना अमाउंट नहीं होता है जिससे कि आप अपने डेफिशिएट अमाउंट जो होता है करंट अकाउंट के अंदर में उसे फुलफिल कर पाए। तो इस समय पे हमें एकमात्र जो ऑप्शन रह जाता है वो है आईएमएफ। हम आईएमएफ के पास जा सकते हैं और वहाँ से लोन लेके हम अपने जो डेफिशिएट अमाउंट है उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ था हमारे साथ इन 1991 में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। उस समय हमने क्या किया था, अपना जो गोल्ड है उसे आईएमएफ के पास रख के उनसे पैसा लेके हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व किया था। तो भाइयों, वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा और मेरा मुंह कर रहा है दर्द, और आप भी वीडियो देख देख के थक चुके होंगे। तो मैं इस समय वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सच में आपको पसंद आया मेरा काम। उसके बाद यार, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए।